हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रवि कुमार फ्रॉम केवी CRPF मोकामा घाट। आज हम लोग हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लोग फ्रेंच एब्लिश मोनार्की एंड बिकम ए रिपब्लिक, यानी फ्रांस में राजतंत्र का समाप्ति और फिर गणतंत्र का स्थापना के बारे में हम लोग जानेंगे कि फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो संवैधानिक जो राजतंत्र था से अब किस तरह से रिपब्लिक की एस्टेब्लिश वहाँ किया गया, गणतंत्र की स्थापना हुआ, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, तो फ्रांस के जो लुई 16 था, किंग लुई 16, जो नेशनल असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशनल के थ्रू लॉ बनाने के लिए ऑर्डर दे दिया था, उस पर साइन भी कर दिया था। कब किया था? 1791 में ऑर्डर दिया था, पूरा विद्रोह होने के कारण रूल बनाने के लिए नेशनल असेंबली को, ठीक है। बट उनका एक क्या था, सीक्रेट मैंने गुप्त रूप से नेगोशिएशन यानी वार्ता, गुप्त रूप से उनका वार्ता चल रहा था। कहाँ? तो एक है प्रसा के किंग, जो जर्मनी का एक भाग है, प्रसा के राजा के साथ चल रहा था। इधर साइन जरूर किया लेकिन प्लानिंग कुछ और था, उसको कुछ करने के लिए इसके विरोध में। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ जो फ्रांस के नेबरिंग जो पड़ोसी देश है, पड़ोसी कंट्री, जो रूलर थे वहाँ के, जो राजा थे पड़ोसी देश के, जो 1789 में उन लोग एक प्लान बनाया कि हम लोग गर्मी के बाद, आफ्टर टू समर जब गर्मी के बाद हम लोग फ्रांस में जो इस तरह के जो नेशनल असेंबली के जो एस्टेब्लिश किया गया था रूल बनाने के लिए, इस तरह के जो घटना चल रहा था, उसी के कंट्रोल करने के लिए उन लोग सोच रहा था कि हम आर्मी भेजेंगे, सेना को भेजने के लिए प्लान ही बना रहा था भाई। लेकिन उसके पहले ही क्या हुआ कि जो नेशनल असेंबली था वहाँ से पास किया गया, क्या डिक्लेयर किया गया अप्रैल 1792 में ही, कि किसके विरुद्ध में अटैक किया गया वहाँ युद्ध करने के लिए। तो फर्स्ट नंबर में है डिक्लेयर किया गया वार अगेंस्ट टू किसके विरुद्ध? प्रसिया जो अप्रसा ऑस्ट्रिया के विरुद्ध पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि हम युद्ध करेंगे, युद्ध करने के लिए, ठीक है, प्रसिया और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध। उन लोग अभी प्लानिंग ही बना रहा था, उसके पहले ही ये युद्ध की घोषणा कर दिया। और फिर जब युद्ध की घोषणा हो गई तो जो प्रोविंस थे, जो प्रांत था ये फ्रांस में, जिसमें इससे क्या हुआ कि थाउजेंड्स वॉलेंटियर, यानी हजारों जो वॉलेंटियर थे, समाज स्वयंसेवी, जो आर्मी में ज्वाइन करने लगे। और उन्होंने क्या किया कि इस बार में, इस युद्ध में, यूरोपीय किंग जो यूरोप के राजा थे और नोबिलिटी जो कुलीन वर्ग के लोग थे, उसके एंगेस्ट में वार ऑफ द पीपुल यानी जनता के युद्ध के रूप में उन लोग लिया ऐसा युद्ध करने के लिए कि जितना भी राजा है, जो वॉलेंटियर लोग थे, ये जो हजारों जो वॉलेंटियर हुए, वे राजा के विरोध में और फिर वहाँ के यूरोपीय राजा के विरोध में, और जो नोबल थे, जो कुलीन थी, उसके विरोध में, दोनों के विरोध के थ्रू किसके विरोध में? तो जनता के विरोध में, उन लोग के विरोध में। जो वहाँ के जनता थे वो समझते थे जनता के युद्ध के रूप में उसको लिया गया था, ठीक है, वॉलंटियर के द्वारा। और फिर उन लोग का क्या था, एक मन में या ओठ पर कहीं एक
देशभक्ति जो सॉन्ग होता है, जो उस समय का था मार्शिल, वहाँ के कोई सॉन्ग था मार्शिल, वही उन लोग की ओठ पर रहता था, मन में एकदम बैठ गया था। पेट्रियोटिक देशभक्ति जो सॉन्ग होता है वो मार्शिले। तो इस मार्शिले जो सॉन्ग था, इसका कंपोज कौन किया था, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो मार्शिले जो सॉन्ग का कंपोज किया था, रचना किया था, पोएट राजेट डी लाइल के थ्रू किया गया था। ठीक है, कौन था? पोएट लाजेट दी लाइल। ठीक है, ये सॉन्ग को, जो मार्शिले जो सॉन्ग हुआ, इसको फर्स्ट टाइम कहाँ पर इसको गाया गया था, यूज किया गया था? तो मार्शिलेस जगह है, वहाँ के जो वॉलेंटियर्स के थ्रू ये पेरिस की ओर जब वो मार्च कर रहे थे, तो इसको गाना को गाया गया था, सॉन्ग को। इसलिए इस सॉन्ग के नाम ही क्या हो गया? मार्शिले। इसीलिए इस सॉन्ग को मार्शिले सॉन्ग नाम दिया गया। और फिर बाद में जो फ्रांस का नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, जो फ्रांस का राष्ट्रीय गान हो गया, ये राष्ट्रगान हो गया ये। तो फ्रांस का राष्ट्रगान कौन सा हुआ? मार्शिले। मार्शिले है जो फ्रांस का राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे। तो रिवोल्यूशनरी वार जो हो रहा था, जो क्रांतिकारी जो युद्ध हो रहा था, वहाँ से क्या हुआ कि वहाँ के जनता को इससे बहुत अधिक लॉस हो रहा था, क्षति हो रहा था, और इकोनॉमिकल डिफ़िकल्टीज भी आ रही थी। जो आर्थिक जो कठिनाइयाँ होते हैं उसका भी उन लोग सामना कर रहे थे, वहाँ के लोग फ्रांस के। लेकिन फिर भी एक क्या था, लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपुल, जो इसमें बहुत बड़े पैमाने पर जो आज़ादी था, एक बड़ा हिस्सा था देश के आबादी का, जिसको ऐसा लगता था कि रिवोल्यूशनरी वार आगे होते रहना चाहिए, क्रांतिकारी युद्ध होते रहना चाहिए। ऐसा क्यों था? क्योंकि उनको एक कॉन्स्टिट्यूशन जो मिला था, पहले ही बताए थे हम कि लुश जो 16 था, जो कॉन्स्टिट्यूशन पर, नेशनल असेंबली का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस पर सिग्नेचर किया था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन से इन लोग संतुष्ट नहीं थे। जो 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उससे इन लोग संतुष्ट नहीं थे। तो और उसमें क्या था, क्या कारण था कि संतुष्ट नहीं थे इन लोग? तो उसमें क्या था, ओनली रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो समाज के जो सबसे अमीर तबका के जो लोग थे, उसी लोगों को पॉलिटिकल राइट मिला था उसमें। ठीक है, जो राजनीतिक जो अधिकार होता है सिर्फ अमीर लोगों को ही मिला था, इसलिए उन लोग खुश नहीं थे। और एक चीज़ और है, वहाँ के लोग के एक पॉलिटिकल क्लब में, पॉलिटिकल क्लब्स होता है जहाँ पर कि लोग बैठकर पॉलिटिकली बात करते हैं, जैसे कैसे इधर हुआ चाय की दुकान पर बैठकर बात करते हैं, उसी तरह वहाँ भी पॉलिटिकल क्लब बना हुआ था। वहाँ पर गवर्नमेंट के जो पॉलिसी था या फिर जो प्लान था उसके बारे में डिस्कस करते थे लोग, किस तरह से कैसे सही है, क्या गलत है, इसमें इसके बारे में डिस्कस करते रहते थे। तो इसमें सबसे मोस्ट सक्सेसफुल क्लब के रूप में कौन जाना गया? जैकोबिन क्लब। ठीक है, जैकोबिन क्लब, जैकोबिन जो हुआ सबसे सफल क्लब हुआ वहाँ से। और इसका नाम क्यों पड़ा? तो पेरिस के जो फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर इसको जैकोबिन नाम पड़ा। जो पेरिस के भूतपूर्व थे, जो कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर
जैकोबिन क्लब दिया गया, जो क्या था, एक पॉलिटिकली रूप से एक ग्रुप था, पॉलिटिकली ग्रुप का अड्डा बना हुआ था वहाँ। ठीक है, इस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी वहाँ पर विद्रोह होना, स्टार्टिंग होने के बारे में सोचा जा रहा है, अभी प्लान समझिए बनते जा रहा है, एक मूवमेंट बन रहा है वहाँ पर। ठीक है, फिर आगे हम लोग जानेंगे इसी में जैकोबिन क्लब के बारे में। ठीक है, और भी वहाँ पर था कि जिस तरह से मैन के लिए था ये जैकोबिन क्लब, उसी तरह से वहाँ के जो वोमेन थे वो भी एक्टिव हो गए थे, अपना अपना क्लब बनाने लगे थे। ठीक है, इसके आगे जानेंगे हम लोग जैकोबिन क्लब के बारे में। तो जैकोबिन क्लब के मेंबर कौन थे, तो उसमें मेंबर के रूप में स्मॉल शॉपकीपर, जो छोटा दुकानदार हुआ, क्राफ्ट पर्सन, कारीगर लोग, जैसे कारीगर में शू मेकर हो गया, जूता बनाने वाला, पेस्ट्री कुक पेस्ट्री कुक जो पेस्ट्री बनाने वाला, फिर वॉच मेकर, प्रिंटर, सर्वेंट या डेली वेज वर्कर थे, जो कि ये सब क्या थे, मेनली सोसाइटी में लॉस प्रोस्पेरिटी फोरस सेक्शन, ये सबसे कम समृद्ध वाला, सबसे कम पैसा वाला हिस्सा के इसमें लोग अटैच हुए थे, जुड़े थे जैकोबिन क्लब से, जो मेंबर बने हुए थे। ठीक है, और एक चीज़ जानेंगे, इनका लीडर कौन था, तो मैक्सिमिलियन रोबेसेर था इन लोग का लीडर जैकोबिन क्लब का। और जैकोबिन क्लब के मेंबर डॉक वर्कर, कोई गोदी कामगार होता था उस समय, उसी तरह ही इन लोग भी लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर, जो लंबा धारी वाला एक पैजामा पहनने लगे थे का उन लोग का डिसीजन किया गया, ताकि ब्रीचेस पहनने वाले, जो कुलीन लोग पहनते थे ब्रीचेस ऐसा था पोशाक जो कि घुटने तक पहना जाता था, पैर के घुटना तक पहना जाता था। देखिए ये सब कैसे पहने हुए हैं, ये जिस तरह से पहना हुआ है नीचे तक, इसी तरह पैजामा पहना जाता था पहले। किसके लिए, तो नोबल जो कुलीन थे वो सब पहनते थे। तो उसी से ब्रीचेस वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए उन लोग भी, जैकोबिन क्लब के भी लोग, वो सब पैजामा, ऐसा धारीदार पैजामा, लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर पहनने का डिसीजन किया था। ठीक है, और यह जो ब्रीचेस पहनने वाले जो नोबल्स, जो कुलीन थे, वे क्या समझ रहे थे, इन लोग सत्ता समाप्ति की ऐलान की उन लोग का तरीका था, इस तरह से तुम लोग के अब सत्ता समाप्त हो रहा है, अब वो एक तरह से साइन दे रहे थे, अपना इंडिकेट कर रहे थे। ठीक है, और आगे जानेंगे हम लोग क्लब के बारे में। जैकोबिन, इसलिए क्या था कि जैकोबिन जो सोन्स कुलात के नाम से भी इसको जाना जाता था, जिसका मीनिंग, जिसका अर्थ क्या होता है, मीन्स दोज विदाउट नी ब्रेकर्स, दोज विदाउट नी ब्रिचेस, यानी बिना घुटने वाला, सोकुलांत के नाम से। ठीक है, सोनकुलांत के जो मैन होते थे, जो पुरुष होते थे, वो रेड कैप या लाल टोपी वो पहनते थे, जो कि एक तरह से क्या था, वो सिंबल था लिबर्टी का, एक प्रतीक के रूप में मानते थे अपना स्वतंत्रता के बारे में। ठीक है, लिबर्टी के थ्रू। बट क्या वहाँ के जो वुमेन थे, जो महिलाएं थे, उनको इस तरह से रेड कैप पहनने के लिए अलाउ नहीं था। ठीक है, इस तरह से
जैकोबिन क्लब वहाँ के पावरफुल होता गया। और फिर देखिए क्या होता है कि 1792 में जैकोबिन के क्लब के जो मेंबर्स थे या जैकोबिन क्लब का जो लीडर था वो एक प्लान बनाता है। किसके के विरुद्ध में प्लान बनाता है? तो वहाँ पर शॉर्ट सप्लाई एंड हाई प्राइस ऑफ फूड, मैंने बहुत कम सप्लाई हो रहा था खाने का, जो भोजन जो होता है, और बहुत हाई रेट में मिल रहा था। तो उसी को एक आधार बना के वहाँ के जो एंग्री जो पेरिसियंस थे, जो पेरिस के लोग, उनके साथ मिलकर वो एक बहुत बड़ा हिंसक विद्रोह करता है। वो प्लानिंग करता है पहले, फिर उसके बाद विद्रोह करता है। तो फिर क्या 10 अगस्त के वो मॉर्निंग में ही ट्यूलेरिये के महल पर वो अटैक कर देता है। ट्यूलेरिये का महल पर अटैक करता है, जिसमें क्या होता है कि किंग जो होते हैं वहाँ पर, उसमें जो किंग के जो बॉडीगार्ड होता है उसको मार देता है वहाँ। और फिर उसके बाद जो वहाँ के राजा जो होते हैं, जो लुई 16 था, उसको भी उन लोग होस्टेज यानी बंधक बना लेता है, अपने कैप्चर में कर लेता है और बहुत देर तक रखता है, वो कैप्चर करके ही अपने अंडर में। ठीक है। और फिर बाद में क्या होता है कि असेंबली था, वो जो रॉयल फैमिली को वो जेल में डाल देने का अपना एक प्रपोजल पास करता है, वहाँ से प्रस्ताव पारित करता है, जिसको वीटो कहते हैं। वीटो वोट पास किया वहाँ से, नहीं, ये रॉयल फैमिली को जेल में डाल देना चाहिए। और फिर उन लोग ये असेंबली क्या किया कि न्यू इलेक्शन, नया चुनाव कराने के लिए सोचा गया या स्टार्ट किया गया, सोचा गया कि नया इलेक्शन कराया जाए। अब तो राजा जेल में चला गया है। फिर इसके लिए क्या रूल बनाया गया कि 20 ईयर्स ओल्ड कोई भी पुरुष, ऑल मैंस जितना भी हुए सभी पुरुष, जो उनको राइट टू वोट देने का अधिकार दिया जाए, चाहे उनके पास वेल्थ हो चाहे नहीं हो, संपत्ति हो चाहे उनके पास नहीं भी हो, फिर भी उन्हें वोट देने का अधिकार दिया जाए। यानी पहले था 25 साल के ईयर ओल्ड मैन के देने के लिए, और उसके पास संपत्ति हो तब ही दे सकता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, रूल को समाप्त कर दिया वो, और नया रूल लाया गया कि 21 वर्ष से अधिक जितना भी उम्र के पुरुष हैं उनको वोट देने का अधिकार दिया जाए। वो राजा हो, धनी हो चाहे नहीं हो, सभी को देने का अधिकार है। ठीक है। इस तरह से वोटिंग हुआ और वहाँ पर न्यूली इलेक्ट असेंबली बना। एक नया चुनाव जो हुआ उससे एक असेंबली बनाया गया, जिसका नाम दिया गया कन्वेंशन नाम रखा गया उसको। जो नया असेंबली जो बना उसको कन्वेंशन नाम दिया गया। और इसी तरह से 21 सितंबर 1792 में एबलिश्ड द मोनर्की, यानी राजतंत्र वहाँ के था जो वो समाप्त हुआ। और वहाँ पर डिक्लेयर फ्रेंच ए रिपब्लिक, वहाँ पर फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया गया। ठीक है। इस तरह से हम देखें कि फ्रांस में जो राजतंत्र था उसका अंत हुआ और वहाँ पर गणतंत्र यानी रिपब्लिक एस्टेब्लिश हुई, स्थापना हुआ रिपब्लिक का। ठीक है। और आगे इसमें जानेंगे कुछ कि जब वहाँ राजतंत्र का तो समाप्त हो गया और वहाँ पर रिपब्लिक आ गया, तो फिर जो लुई 16 थे, जो लुई 16वां था, वो तो जेल में ही बंद था। तो उसको कोर्ट के थ्रू उसको
ट्रेसन जो देशद्रोह का होता है, चार्ज ऑफ ट्रेसन, देशद्रोह का चार्ज लगाया गया उस पर और उसे डेथ की सज़ा सुनाया गया कोर्ट के थ्रू। और फिर उसे 21 जनवरी 1793 को, 21 जनवरी 1793 को उसको फांसी की सज़ा दिया गया। कहाँ? प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड, प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड जगह है, डी ला कॉनकॉर्ड, वहाँ पर इनको पब्लिकली रूप से, सार्वजनिक रूप से उनको फांसी दिया गया। ठीक है, इस तरह से वहाँ लुई 16 का जो राजतंत्र था वो समाप्त हुआ। और फिर इसी तरह से जो वहाँ के जो रानी थी, ऑस्ट्रिया के जो राजकुमारी थी, वो उसको भी इसी तरह मेरी एंतोनेट, ऑस्ट्रिया के जो क्वीन थी जिसे शादी किया था लुई 16 ने, उसको भी इसी तरह से फांसी दिया गया। और इस तरह से फ्रांस में राजतंत्र का अंत हुआ, मोनकी का समाप्त किया गया, एब्लिश किया गया। ठीक है, ओके।